महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। दोस्तों, हमारे जीवन से जुड़ा होता है हमारा अतीत। कभी कभी अतीत की कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा व्यक्तित्व वर्तमान में लौट आए तो वो हमें परेशान कर सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ टुकाई के साथ। टुकाई 10 साल की एक बच्ची जो अपने माता पिता के साथ इस गांव में नई नई आई थी। पिताजी विद्युत विभाग में इंजीनियर थे, मगर गांव के जो हालात, थोड़ी सी आंधी पानी में ही बिजली चली जाती और टुकाई इस बात के लिए अपने पिता को दोषी मानती। गांव काफी पिछड़ा था, विद्युत था मगर गांव के हालात उतने अच्छे नहीं थे, ना तो ढंग की सड़कें और ना ही बाकी सुविधाएं। एक तरह से जंगल में बसा हुआ गांव कहना इससे ज्यादा सही होगा। घरों के आसपास पेड़ पौधों की तादाद बहुत ज्यादा, गांव से थोड़ी दूरी पर ही बांस जंगल, जिसके बारे में भी अजीब अजीब बातें प्रचलित थी, जिस वजह से कोई भी उस तरफ जाने से बचता था। जब टुकाई अपने माता पिता के साथ इस गांव में आई तो पिता को सरकारी क्वार्टर नहीं मिल पाया, कुछ दिन का समय लगना था, इसलिए किराए पर एक घर लेकर वो रहने लगे। घर के आसपास काफी पेड़ पौधे और जंगल जैसा मौजूद था। इस वजह से शाम ढले टुकाई को मां बाहर जाने नहीं देती थी, सांप बिच्छुओं का डर था। घर का वॉशरूम भी घर के साथ नहीं जुड़ा था, आंगन से होकर थोड़ी दूरी पीछे तरफ जाने पर वो था। रात को या शाम के समय टुकाई अक्सर मां के साथ ही या पिताजी के साथ ही वहां जाती और पूरे समय मां या पिताजी को बाहर खड़ी रखती। ऐसी ही एक शाम टुकाई वॉशरूम में थी। वॉशरूम के पीछे की तरफ एक छोटी सी खिड़की थी जो बांस जंगल की ओर खुलती थी। टुकाई नित्य क्रिया से निवृत्त हो ही रही थी कि अचानक उसकी नजर गई उस खिड़की की तरफ। उसने देखा उस खिड़की में से एक हाथ अंदर आ रहा था। टुकाई उसे देखकर चौंक पड़ी और जोर से चीख दी। अगले ही पल उसकी मां दरवाजा खोलकर अंदर गई। उसकी चीख सुनकर पिता भी दौड़कर वॉशरूम तक गए। इसके बाद अड़ोस पड़ोस के एक दो लोगों को लेकर उसके पिता वॉशरूम के पीछे तरफ काफी दूर तक ढूंढ कर आए, मगर कोई भी नहीं था। भाई को समझाया गया कि शायद उसके मन का डर था, जिसकी वजह से उसने कुछ फूल जलूल देखा, मगर टुकाई जानती थी कि उसने जो कुछ भी देखा था वो मन का भ्रम नहीं हो सकता था। इसके बाद कई रातों तक उसे सपने में वही भयानक हाथ दिखता जो उसे पकड़ने आ रहा। कई बार तो वो चौंक कर जाग भी जाती। मन में बस यही बात थी कि अगर उस दिन उसी वक्त वो पीछे ना मुड़ी होती तो क्या हुआ होता। इस घटना के कुछ दिनों बाद उसके पिताजी को सरकारी क्वार्टर मिल गया। यहां के हालात
पहले की अपेक्षा अच्छे थे। घर में एक बरामदा था, एक कमरा और ऊपर जाने की सीढ़ी। सीढ़ी के ठीक नीचे एक छोटा सा किचन बना दिया गया था। ऊपर जाकर एक बरामदा और एक कमरा था। यहीं पर थोड़ी सी जगह बचाकर एक वॉशरूम सा बना दिया गया था। घर का मुख्य वॉशरूम वैसे तो घर के पीछे बाहर की ओर था, मगर रात के समय बहुत ज्यादा जरूरत हो और बाहर जाने की मन न करे तो इस वॉशरूम को उपयोग किया जा सकता था। वैसे बहुत जरूरी होने पर ही यह वॉशरूम उपयोग होता था। इसी बीच टुकाई लेकर आया था बोबलू, एक छोटा सा पामेरियन डॉगी, सफेद रंग का जैसे रुई का गोला। टुकाई जब अपनी मौसी के यहां गई थी तो उसने बोबलू को देखा था। उसे बहुत प्यारा लगा था। मां पिताजी से बहुत मान मिनौती करके उसने बोबलू को अपने पास रखवा लिया था, मगर धीरे धीरे जैसे बोबलू उन सबकी जान बन गया था। टुकाई के साथ अक्सर वो खेलता, उसके साथ घूमने जाता, और सबसे बड़ी बात, जब टुकाई पढ़ रहा होती तो वो बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठे रहता जैसे वो टुकाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। घर के लोग इस वक्त बहुत हंसते थे। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान का ही बच्चा हो और टुकाई के साथ ही पढ़ रहा हो। उस दिन सवेरे से ही तेज बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने तेज चक्रवात का ऐलान किया था। सभी लोगों को हिदायत थी कि वो घर से न निकले। आसमान में काले बादल जैसे फट पड़ना चाह रहे थे। शाम के समय टुकाई के पिताजी भी ऑफिस से आ चुके थे। आज दोपहर से ही लाइट गोल थी। कहने की जरूरत नहीं है जब भारत में लाइट की परिस्थिति ऐसी होती है कि थोड़ी सी आंधी बारिश में गोल हो जाए, और जब ऐसा भयानक चक्रवात हो तो फिर तो कहना ही क्या। हालांकि पिता के आने पर टुकाई ने थोड़ा सा गुस्सा जरूर दिखाया था, क्योंकि लाइट गोल होने से उसे पढ़ने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, मगर क्या किया जा सकता था। टुकाई जमीन पर चटाई बिछाकर लालटेन की रोशनी में पड़ रही थी। भोबलू पहरेदार की तरह उसके पास बैठा था। रसोई घर से खाना पकने की आवाजें आ रही थी। टुकाई के पिता पास ही बड़े से सोफे पर छत की तरफ देखकर लेटे हुए थे। टीवी वगैरह था नहीं, करने को कुछ था नहीं, समय कैसे बीतता। बाहर आसमान जैसे फट पड़ने को उतारू था। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखे गए थे। तेज बारिश पूरे गांव को डुबोई जा रही थी। इधर एक समस्या भी गांव में दस्तक दी थी। पिछले कुछ दिनों से आसपास के गांव से एक बड़ी अजीब सी खबर आ रही थी। छोटी उम्र के बच्चे, 1 साल से कम के, अचानक ही रात में गायब हो रहे थे। कौन, क्या, पता नहीं, मगर आश्चर्यजनक तौर पर अपनी मां के पास सोते हुए बच्चे कोई ले जा रहा था, और गांव के आसपास किसी वीरान इलाके में अगली सुबह बच्चे की क्षत विक्षत लाश मिलती थी। कुछ लोगों का कहना था यह किसी गिरोह का काम है, मगर गांव के बड़े बूढ़े मानते थे कि आसपास के गांव में किसी पेतनी का साया है जो बच्चा खाती है, अन्यथा मां के पास सोते हुए बच्चा इस तरह से गायब नहीं हो सकता। अभी तक टुकाई के गांव तक इसका प्रभाव नहीं आया था, मगर जिस तरह से बच्चों की तादाद थी, डर लगभग सभी गांवों में व्याप्त था। हालांकि टुकाई के पिता यही मानते थे कि यह काम किसी बदमाश गिरोह का है, क्योंकि भूत प्रेत जैसी अंधविश्वासी बातों में वो किसी भी तरह से विश्वास नहीं करते थे। मगर टुकाई की मां काफी डरी हुई थी।
जैसी जैसी बातें सुनने में आ रही थी उससे साधारणतः डर लगना स्वाभाविक ही था। रात करीब 10 बजे टुकाई की माँ खाने के लिए सबको बुलाने ही आई थी कि अचानक बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी चौंके। बाहर तेज बारिश हो रही थी। एक बार फिर से दस्तक हुई, मगर अगले ही पल जो कुछ हुआ उससे घर के लोग चौंक उठे। बोबलू अचानक ही दरवाजे की तरफ देखकर भौंकने लगा। और क्या भौंकने, ऐसे ऐसे छटपटाने लगा जैसे जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। वो किसी तरह से बाहर का दरवाजा तोड़कर बाहर चले जाना चाहता था। टुकाई ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। ए बोबलू, क्या कर रहा है? रुक रुक। मगर बोबलू तो जैसे पागल सा हुआ जा रहा था। टुकाई की माँ अचानक बोल पड़ी, इतनी रात के कौन आया और ये बोबलू ऐसा क्यों कर रहा है? अरे कोई होगा, टुकाई के पिता ने कहा। अब बोबलू को रोको, क्या हो गया इसे? इसके साथ ही उन्होंने आवाज लगाई, कौन है? बाहर से आवाज आई, मामा मैं हूं, श्रावणी, तुम्हारी वाणी। सुनकर टुकाई के माता और पिता दोनों आश्चर्यचकित हो गए। श्रावणी टुकाई की मौसेरी बहन। मगर वो लोग तो बहुत दूर शहर में रहते हैं। वो टुकाई के अन्नप्राशन के समय आई थी। उसके बाद से फिर कभी उसके साथ मेल मिलाप नहीं रहा। टुकाई का एक तरह से कहें तो ये पहली बार ही अपनी मौसेरी बहन से मुलाकात होती। मगर एक और बात थी जो टुकाई के माता पिता ने सुनी थी। शहर की किसी आवारा किस्म के लड़के के साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा था। जब घर वालों को पता चला तो काफी विरोध किया गया, लड़ाई झगड़े और मारपीट भी की गई उसके साथ। मगर एक दिन किसी को बिना बताए वो उस लड़के के साथ भाग गई थी। इस घटना को भी करीब 2 साल बीत चुके थे। मगर आज अचानक श्रावणी उनके घर। टुकाई के पिता ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर घनघोर अंधेरा था। बिजलियां चमक रही थी और बिजली की रोशनी में ही उन्होंने देखा सर से पैर तक भीगी हुई, बगल में एक पोटली सी दवाई, एक परछाई उनके सामने खड़ी थी। आ श्रावणी कहकर उन्होंने दरवाजा खोल एक तरफ हट गए। श्रावणी एक पांव से लंगड़ाती हुई घर के अंदर आई। लैंप की रोशनी में जब सबने उसे देखा तो उसने अपने आप को सर से पैर तक कंबल में ढक रखा था। टुकाई की माँ हाथों में लालटेन उठाए उसके पास आकर बोली, श्रावणी अचानक कैसे आई और तू लंगड़ा क्यों रही है? मगर अगले ही पल श्रावणी जैसे चीख उठी, मामी ये लालटेन हटाओ, रोशनी से मुझे तकलीफ होती है। एक ही झलक ही सही, मगर उतने में ही टुकाई की माँ ने देखा श्रावणी के चेहरे पर एक गहरा जला हुआ दाग था। अरे ये जले का दाग कैसा? अब उसी की वजह से तो आग से मुझे तकलीफ होती है। क्या बताऊं, जीवन में जो गलती करी उसकी सजा तो पानी ही थी। जिसे अपना सब कुछ माना, जिसके साथ माँ बाप की इज्जत की परवाह न कर भाग गई, उसी ने मुझे धोखा दिया। उसका पहले से एक पारिवारिक संसार था, मगर मुझे सिर्फ
ऐश करने के लिए अपने साथ ले गया था। बाद में मुझे बेच देने वाला था। मैं किसी तरह से अपने बच्चे के साथ वहां से भाग आई हूं। तभी सब चौंक पड़े। उसके हाथों में रखी पोटली अचानक हिल गई और उसमें से आई एक बच्चे के रोने की आवाज। मगर सब आश्चर्यचकित हो गए जब उस आवाज को उन्होंने सुना। आवाज लिली के बच्चे की तरह थी। ये बात सही है कि इंसान का बच्चा भी जब रोता है तो कुछ कुछ हद तक लिली के बच्चे की तरह ही आवाज आती है, मगर ऐसी ट्रू कॉपी आवाज। अचानक ही श्रावणी बोल पड़ी, पहले उसे दूध पिला दूं, भूखा है, फिर बातें करती हूं, कहकर घर के एक कोने में जाकर वो बैठ गई। अचानक खसखस की आवाज से समझ में आया कि बच्चा दूध पी रहा है। टुकाई की मां लालटेन पास ले जाकर बोली, लालटेन रखो, रोशनी रहेगी। नहीं मामी, मैंने कहा ना, आंख से मुझे तकलीफ होती है। वो चौंक कर पीछे हट गई। मगर दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा था वो और चौंकाने वाला था। बोबलू जैसे पागल सा हुआ जा रहा था। वो बार बार गुर्रा रहा था, भौंक रहा था श्रावणी की तरफ देखकर। मगर बोबलू ने तो आज तक ऐसी हरकत नहीं की। घर में आए किसी व्यक्ति पर वो ऐसा गुस्साता नहीं था। उसकी आंखों से तो जैसे ज्वाला गिर रही थी। अचानक श्रावणी बोल पड़ी, मामी, मुझे इस कुत्ते से डर लग रहा है, कहीं मेरे बाबूशनों को काट न ले। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। ऐ बोबलू, कैसे कर रहा है? टुकाई की मां ने उसे डांटा। टुकाई भी उसे अपनी गोद में समेट कर रखे हुई थी, मगर पकड़ने में असमर्थ थी। हालात तो ऐसे लग रहे थे जैसे वो टुकाई को ही न काट ले। मगर नहीं, बोबलू एक आदर्श कुत्ता था। टुकाई को वो जान से ज्यादा प्यार करता था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसे बड़ी मुश्किल से ले जाकर चेन से पास के कमरे में बांध दिया गया, मगर उसकी फड़फड़ाहट और हलचल वैसी ही रही। बच्चे को दूध पिलाने के बाद श्रावणी वापस आई। टुकाई की मां ने सबके लिए खाना परोसा। खाते खाते उनमें बातें चल रही थी। अचानक ही श्रावणी के चेहरे से कंबल थोड़ा सा और हट गया। उसका घाव अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। टुकाई की मां बोल पड़ी, उफ, ये इतना भयानक जले का दाग, ये तो तुझे तो डॉक्टर दिखाना चाहिए अभी। अरे मामी, कुछ नहीं है, अपने पापों की सजा भुगत रही और कुछ नहीं। उस कमीने ने जलाकर मारने की कोशिश की थी, मैं भाग आई। मैंने डॉक्टर दिखा लिया है, 6 महीने पुराना दाग है, दवा चल रही है, ठीक हो जाएगा, कहकर उसने कंबल फिर से ढक लिया। टुकाई के पिता बोल पड़े, तेरे घर में एक खबर भिजवा देता हूं। नहीं मामा, मैं नहीं चाहती कि वो लोग परेशान हो। ऐसे भी मैंने उनके कम दुख नहीं दिए हैं। कुछ दिन तुम्हारे घर रहूंगी, फिर कुछ व्यवस्था कर लूंगी। कुछ दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में रह सकती है ना? अरे अरे, ऐसी बातें कर रही है, जितने दिन तेरा मन हो रहा है। खाना खत्म करने के बाद सोने की बारी आई। श्रावणी के लिए ऊपर वाला कमरा ही नियत किया गया था। टुकाई की मां बोली, चल मैं तेरे साथ ऊपर सोती हूँ, टुकाई और उसके पापा नीचे वाले कमरे में सो जाएंगे। मगर अचानक ही श्रावणी ने कहा, नहीं मामी, तुम दिन भर की थकी मेरे साथ ऊपर कहाँ सोगी? बच्चा रोएगा तो तुम्हारी नींद खराब होगी। एक काम करो, टुकाई को मेरे साथ सुला दो। इस प्रस्ताव पर टुकाई जरा भी खुश नहीं हुई। कुछ ही देर के लिए आई दीदी के साथ रात को सोना उसके लिए संभव न था। उसने जिद करने की कोशिश की कि वो नीचे ही सोएगी, मगर
माँ के आगे उसकी एक भी न चली। कैसे कर रही है, इतनी बड़ी हो गई है, घर में मेहमान आया है, ऐसे करते हैं? क्या हो दीदी के साथ, छोड़ चुपचाप। न चाहते हुए भी टुकाई को बात माननी पड़ी। बोबलू अभी भी असामान्य व्यवहार ही कर रहा था। उसे बहुत डांट डपट कर किसी तरह से शांत किया गया। घर के सब लोग सोने चले गए। ऊपर के कमरे में एक कोने में एक लैंप रखा हुआ था, जिसकी मध्यम रोशनी कमरे में फैल रही थी। बाहर की खिड़की टुकाई की माँ ने बंद कर दी थी। वैसे भी श्रावणी के बच्चे को लेकर उसके मन में एक अजीब सा डर आ गया था। चार 5 महीने का बच्चा, जो कुछ गांव में हो रहा है, ऐसे में ऐसे ही तो खतरा ज्यादा है। रात में टुकाई बिस्तर पर लेटते ही सो गई। श्रावणी बिस्तर के दूसरे कोने में थी। दोनों के बीच में श्रावणी का बच्चा सो रहा था। सोते सोते रात में अचानक ही टुकाई की नींद खुल गई। एक बार फिर वही भयानक हाथ उसे सपने में दिखाई दिया। आंखें खोलते ही उसने महसूस किया जैसे कोई भारी सी चीज उसके सीने के ऊपर बैठी हुई है। अंधेरे में ठीक से दिखा नहीं। ये श्रावणी दीदी भी तो लालटेन की आंख से उसे तकलीफ होती है। लाइट भी नहीं है, मन ही मन उसने सोचा। थोड़ा सा इधर उधर झटकने पर वो जो भी चीज थी उसके सीने से उतर गई। चौंक पड़ी, मगर अगले ही पल उसके पैरों में छुआया एक ठंडा सा स्पर्श। वो चौंक पड़ी। इतना ठंडा क्या हो सकता है? उसने उठकर देखने की कोशिश की। बंद खिड़की के बाहर चमक रही बिजली की हल्की रोशनी और कमरे में फैली हल्की लैंप की रोशनी में उसने देखने की कोशिश की, और जो कुछ देखा उसे देखकर उसे भयानक डर लगा। श्रावणी दीदी सो रही थी। उसके पैर खाट के दूसरी तरफ थे, मगर ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता था? उसके पैर तो छत की तरफ उंगलियां होनी चाहिए, फिर खाट के नीचे की तरफ उंगलियां क्यों हैं? क्या दीदी पेट के बल सो रही है? उसने श्रावणी के चेहरे की तरफ देखा। चेहरा अभी भी कंबल से काफी हद तक ढका हुआ था, मगर समझ में आ रहा था कि वो छत की तरफ देख रही है। मतलब पेट के बल नहीं लेटी है। तो फिर उसके पांव ऐसे कैसे हो सकते हैं? टुकाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा हो सकता है अंधेरे में उसे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, मगर ज्यादा समय वो जाग न सकी। छोटी सी बच्ची कितनी देर जागती? सुबह जब नींद खुली तो उसने अजीब सा महसूस किया, जैसे उसके शरीर में बहुत दर्द है। किसी तरह से बिस्तर से वो उठी। उसके सर में भी दर्द था। बाहर अंधेरा बहुत ज्यादा था। इसी तरह से दीवार पकड़ पकड़ कर वो कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही एक आवाज उसके कानों में पड़ी। माँ को बोल देना मैं नीचे नहीं आऊंगी, मेरा खाना यहीं भिजवा दे। श्रावणी दीदी की आवाज थी। कमरे में घुप अंधेरा फैला हुआ था। उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया। वो धीरे धीरे लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों तक आई। बाहर जैसे रात का अंधेरा फैला हुआ था। आसमान में बादल ऐसे थे जैसे सच में रात हो गई हो। घनघोर बारिश, कड़कती बिजलियां, मतलब आज भी हालात
ऐसे ही रहने वाले हैं। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। पिताजी ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने ब्रश वगैरह करना शुरू किया। बातों ही बातों में माँ और पिताजी को उसने बताया कि उसकी तबीयत खराब है। इस पर पिताजी ने कहा, और ज्यादा कॉमिक्स बुक पढ़ो, हैं? पढ़ाई लिखाई तो तुमसे होती नहीं है, कॉमिक्स की बुक पढ़ते रहोगी तो सिर तो दुखेगी। आज अच्छे से पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। कहकर पिताजी दफ्तर को चले गए। मगर आश्चर्यजनक बात यह थी कि बोबलू घर से गायब था। वैसे उसे इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी कि जब भी उसे नित्य क्रिया की जरूरत होती थी तो वो खुद ही बाहर चला जाता था और फिर लौट भी आता था। मगर सवेरे जब वो इस बात के लिए निकला तो वापस नहीं आया। टुकाई ने माँ से पूछा, माँ बोबलू कहाँ है? पता नहीं, वो बाहर तो गया था, आया नहीं। लगता है बारिश में कहीं फंस गया होगा, आ जाएगा। बाहर तेज बारिश थी, इसलिए टुकाई उसे ढूंढने भी नहीं जा सकती थी। माँ ने सावधान किया था, बाहर नहीं जाना, सांप बिच्छू का खतरा है। इसलिए टुकाई घर पर ही रही। हाथ मुंह धोकर उसने पढ़ाई लिखाई शुरू की। पिता की डांट खाकर वैसे भी वो डर गई थी। मन बार बार खींच रहा था, कल से लाइट नहीं है, पता नहीं कब आएगी। लालटेन की रोशनी में क्या अच्छी पढ़ाई होती है? दोपहर का खाना खाने के बाद टुकाई और उसकी मां को सोने की आदत थी। ऊपर दीदी भी अपने बच्चे के साथ सोने चली गई थी। सोते सोते अचानक टुकाई ने आंखें खोली। पहले उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी खाट के पास खड़ा हुआ है। आंखें मलकर जब उसने देखा तो कोई भी नहीं था। अरे ये क्या? उसने दोबारा आंखें बंद कर ली, मगर फिर ऐसा लगा जैसे खाट के पास कोई खड़ा हुआ है और उसे ही देख रहा है। उसने आंखें खोलकर एक बार फिर से देखा, मगर अब की बार जो देखा उसे देखकर उसके हाथ पांव कांप उठे। उसने देखा बाहर दरवाजे से श्रावणी दीदी धीरे धीरे कमरे में आई, मगर वो पैरों पर नहीं चल रही थी, बल्कि हाथ और पैर दोनों के बल पर चल रही थी, जैसे जैसे एक मकड़ी हो। और वो धीरे धीरे दीवार से होती हुई छत पर चली गई। छत पर वो इतनी आसानी से उल्टा लटक गई जैसे जैसे कोई छिपकली लटकती है। और उसी हाल में होते होते वो ठीक टुकाई के ऊपर आ गई और वहां से अजीबोगरीब आवाज करते हुए उसे घूर रही थी। टुकाई अचानक चीखकर उठना चाहती थी, मगर जैसे ही वो उठी आसपास कुछ भी नहीं था। तो क्या वो सपना देख रही थी? नहीं, सपना नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले तो वो जाग रही थी। तभी उसने महसूस किया कि बाहर के पर्दे के पीछे कोई है, और जैसे ही मुड़कर देखा उसने देखा श्रावणी वहां खड़ी थी। उसे नजर मिलते ही बोली, प्यास लगी थी रे, पानी पीने आई थी। तुम लोग को देख रही हो, सो रहे हो क्या? कहकर वापस वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। शाम ढलने आई थी। बोबलू का अब तक पता न था। टुकाई परेशान थी। मां, बोबलू कहाँ गया? देखो, जिद मत करो, तुम्हारे पिताजी आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। शाम को टुकाई के पिताजी कुछ लोगों के साथ गांव में बोबलू को ढूंढ कर आए, मगर आश्चर्यजनक रूप से वो कहीं नहीं मिला। वहां से वापस आने के बाद गांव के कुछ और लोग उसके पिताजी से मिलने आए थे। बड़ों के बीच नहीं रहना है करके टुकाई को वहां से हटा दिया गया, मगर पर्दे के पीछे छुपकर वो सबकी बातें सुन रही थी। पता चला उनके घर से 3 घर दूर बनर्जी के यहाँ 2 माह का बच्चा था, जो कल रात
गायब हो गया और बांस जंगल के पास उसकी क्षत विक्षत लाश पड़ी मिली। ये और एक नई मुसीबत थी। अब तक जो कुछ हो रहा था आसपास के गांव में हो रहा था, मगर अब उनके गांव तक भी बात पहुंच चुकी थी, जो बहुत ही खतरनाक थी। गांव के हलधर काकू बोले, मेरे गुरु हैं अभिनंदन जी, काफी पहुंचे हुए तंत्र मंत्र सिद्ध महात्मा है। मैंने उन्हें खबर भेज दी है, वो आते होंगे। उनसे बातें करके एक उपाय तो करना ही होगा। अब तक तो बात अड़ोस पड़ोस के गांव की थी, अब मुसीबत हमारे सर पर आ चुकी है। अचानक ही गांव के एक व्यक्ति ने पिताजी से पूछा, आपके घर में इस बीच कोई रहने आया है क्या? पता नहीं क्या सोचकर पिताजी ने कहा, नहीं तो नहीं, मेरे यहाँ तो कोई नहीं आया। नहीं, हमें ऐसा लगा कि कोई नहीं मेरे यहाँ कौन आएगा, कोई नहीं है। इसके बाद बाकी लोग चले गए। माँ पिताजी में बातें होने लगी, बताओ तो क्या करना चाहिए? लड़की रहे यहाँ, रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जिस तरह से उसके हाव भाव हैं, हाँ मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। और उसकी बच्ची को देखा है, कहती है 7वें महीने में ही पैदा हो गया, इसलिए थोड़ा सा अजीब है, मगर मुझे तो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। और उसके पास भी नहीं जाने देती है। और बिल्ली सी आवाज, देखो मेरा मन बहुत डर रहा है। अरे अब अकेली लड़की है, कहाँ जाएगी, कुछ कह भी तो नहीं सकता मैं उसे। एक काम करता हूँ, इसके माँ बाप के पास खबर भेजता हूँ। रात ढल आई। एक बार फिर से सोने का समय आ गया, मगर आज टुकाई किसी भी हाल में श्रावणी दीदी के साथ सोने को तैयार न थी। न। श्रावणी ने भी कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं अकेली सो जाऊंगी। नहीं श्रावणी, गांव के हालात ठीक नहीं है, मैं तुमको बच्चे के साथ अकेले नहीं छोड़ूंगी। अरे मामी, मुझे कोई डर नहीं है। अब बहुत रातें बिताई हैं मैंने वीरान सड़कों पर, दुकान के आगे, जंगलों के आसपास। मैं इस तरह से नहीं डरती। बहुत दुख झेलकर आज के हालात पर पहुंची हूं मामी, मुझे कुछ नहीं होगा। मगर श्रावणी की बात के ऊपर बात करने की अब किसी की भी हिम्मत न रही। तय यही हुआ कि वो अकेले ऊपर सोएगी, बाकी सब अपनी अपनी जगह। रात में टुकाई को अचानक वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, मगर ऊपर अकेले जाने की उसकी हिम्मत न थी। श्रावणी दीदी से उसे एक अजीब सा डर लगने लगा था। ने माँ को जगाने की कोशिश की, माँ उठो ना, बाथरूम जाना है। मगर दिन भर की थकी हारी माँ ने करके टाल दिया। पिताजी बोले, अरे क्या हो गया, जाना, ऊपर ही तो जाना है, बाहर वाले में मत जा। डर लगता है। अरे ऊपर तो श्रावणी दीदी भी है, डर किस बात का है? और इतना डरेगी तो कैसे चलेगा? 10 साल की हो गई है, कोई छोटी बच्ची नहीं है क्या? कुछ देर टुकाई ने रोकने की कोशिश की, मगर हालात अब बदतर होते जा रहे थे। हाथों में एक छोटी सी कुप्पी लेकर वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। श्रावणी दीदी का बच्चा रो रहा था। दीदी शायद जाग रही थी उसे चुप कराने के लिए। वो दबे कदमों से धीरे धीरे ऊपर वाले बाथरूम के अंदर चली गई। बाथरूम का दरवाजा टीने का था। ऊपर और नीचे काफी जगह खाली थी। वॉशरूम से निवृत्त होते ही टुकाई ने महसूस किया जैसे वॉशरूम के बाहर कोई टहल रहा है। अंदर रखी कुप्पी की रोशनी बाहर तक जा रही थी और उसमें वो परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी।
टुकाई के मन में बचपन का वो डर एक बार फिर से जाग उठा। वही भयानक हाथ एक बार फिर से उसे दिखने लगा। कौन हो सकता है? श्रावणी दीदी। उसने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखने की कोशिश की। उसने देखा बाहर जो भी टहल रहा था वो उल्टे पांव से चल रहा था, यानी कि एड़ियों की तरफ से। इस वजह से एक अजीब सी आवाज पैदा हो रही थी। वो पैर धीरे धीरे चलकर बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचे। टुकाई को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और साथ आ जाती तो क्या हो जाता? कैसे वो यहां से बाहर निकलेगी? मुंह पर हाथ रखे हुए वो दरवाजे के नीचे से झांकती रही। बाहर टहल रही परछाई अब बाथरूम के दरवाजे के पास थी। उसने महसूस किया धीरे धीरे वो परछाई बैठ रही है। पहले पैरों के साथ साथ दो हाथ, फिर एक कंबल, फिर सर के बड़े बड़े बाल और गर्दन तक उसे फिर दिखा वो जला हुआ चेहरा। कितना भयानक सा था वो चेहरा। कान के पास वो भयानक कच्चा घाव। ये तो श्रावणी दीदी है। दिखाई दिया। इसके बाद वो एक जोर से चीख पड़ी, माँ! और बाथरूम में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। आंख खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। चौंक पड़ी, ये कमरा तो श्रावणी दीदी का है। और तभी कानों में पड़ी बच्चे के रोने की आवाज। उसने हल्का सा सिर उठाकर जो देखा उसे देखकर उसकी तो जैसे जान हलक में आने को हो गई थी। 4 महीने का वो छोटा बच्चा एक पूरे बच्चे की तरह जमीन पर बैठा हुआ था। मगर इतना छोटा बच्चा तो बिस्तर से फिर बैठ नहीं पाता है। और ये मगर बैठा भी कैसे था? जैसे एक बिल्ली बैठती है आगे के 2 पैरों पर भार देकर। उस बच्चे की आंखें अजीब सी थी। लालटेन की धीमी रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे बिल्ली की आंखें। और थी भी अजीब सी। इंसानों की आंखें चौड़ी होती है, उसकी आंखें लंबी थी और दोनों आंखों के बीच एक काली सी रेखा थी। मगर इससे भी भयानक बात श्रावणी ने देखी। उसने देखा पास की खिड़की खुली है और खिड़की के सीखचों के उस पार बिजली की चमक में उसने देखा श्रावणी दीदी खड़ी हुई है। मगर खिड़की के उस पार तो कोई भी बालकनी या रेलिंग कुछ नहीं है। फिर वो किसमें खड़ी हुई है? तेज हवाओं में उसके बाल और कंबल लहरा रहे थे। अगले पल तो उससे भी भयानक बात हुई। लोहे की उन सीखचों के बीच से अचानक श्रावणी दीदी ने अपना सिर अंदर घुसा दिया। फिर हाथ, कंधा, कमर, पैर, एक अजीब से अंदाज में वो लोहे के उन सीखचों को पार करते हुए कमरे के अंदर आ गई। टुकाई डर से कांप रही थी। अचानक ही श्रावणी की खनखनाती आवाज उसके कानों में पड़ी। जाग गई तू? सोचा था किसी तरह कुछ दिन तक इस घर में छुप कर रहूंगा, मगर तेरी वजह से सारा राज खुल जाएगा। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा।
अचानक ही उसका बच्चा रो उठा। ये सुनते ही साथ वो बच्चा घुटनों और हाथों के बल चलता हुआ धीरे धीरे टुकाई की तरफ आने लगा। टुकाई डर से कांप उठी। अचानक ही वो बच्चा उसके हाथों के पास से होता हुआ उसके सीने पर चढ़ बैठा। वही बिल्ली की भयानक आवाज के साथ उसकी घूरती आंखें अब टुकाई की तरफ देख रही थी। अचानक ही उसने मुंह खोला। टुकाई ने देखा उसके मुंह में ढेर सारे दांत थे, भयानक नुकीले नुकीले। मगर इंसानों के दांत तो ऐसे नहीं होते, और इतने छोटे बच्चे कैसे दांत? उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, जैसे कुछ समय पहले खून भी भरी कोई चीज उसने खाई हो। एक बार फिर से वैसे ही भयानक आवाज करते हुए उसने मुंह खोलकर श्रावणी की टुकाई की ओर बढ़ना शुरू किया। टुकाई के सामने अब मौत थी। उसके दांत उसकी गर्दन के पास पहुंच गए थे। टुकाई ने एक बार एक आखिरी चीख मारी, बचाओ! मगर अगले ही पल बेहोश होने से पहले उसने जो महसूस किया वो और भी आश्चर्यजनक था। उसने देखा बाहर बिजली की एक चमक के साथ कमरे में कोई सफेद सी चीज आ गई, और अगले ही पल दोनों पिशाचिक शक्तियों ने उसे छोड़कर उस चीज की तरफ लपकना शुरू किया। फिर एक महासंग्राम सा छिड़ गया कमरे में, जैसे तेज आंधियां चल रही हो, उठा पटक भयानक तरीके से हो रहा हो। तीन अलग अलग शक्तियों के युद्ध को उसने पहली बार जीवन में महसूस किया था, मगर अपने आप को संभाल न पाई और बेहोश हो गई। सवेरे जब आंख खुली तो चारों ओर रोशनी फैल चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाट की आवाज आ रही थी। शायद चक्रवात टल चुका था, और इसके साथ ही टल चुकी थी वो भयानक रात। उसने आंखें खोलकर देखा, आसपास बहुत सारे लोग थे। पिताजी उसके पैरों के पास बैठे हुए पैर सहला रहे थे। मां सिर के पास बैठी हुई सिर सहला रही थी। उस भीड़ में एक सफेद कुर्ता पैजामा पहने, सफेद दाढ़ी वाले एक बाबा भी थे। उसे होश में देख मां बोली, टुकाई टुकाई बेटा कैसी है? अचानक ही वो बाबा बोल पड़े, मगर अजीब बात यह है, बच्ची उस कमरे में गई कैसे? मैंने तो पहले ही कहा था कुछ अनिष्ट होने वाला है, मगर ये माने तब ना। मगर मैंने भी तो नहीं सोचा था बात इतनी बढ़ जाएगी। बताइए, आपके घर में ही वो पिशाचनी छुपी हुई थी, ऊपर से आपकी भांजी के रूप में। यही तो आश्चर्यजनक बात है। देखो, उपाय के तौर पे मैं सब कुछ कर तो दूंगा, मगर ये पिशाच खुद से नहीं जाग सकती। जरूर इसे उस शरीर में डाला होगा, और ये काम किसी तांत्रिक का ही हो सकता है। तुम लोग आसपास के गांव से ऐसे किसी तांत्रिक का पता लगाओ। मैं तब तक तावीज बनाता हूं। अभिमंत्रित तावीज पूरे गांव को पहनाना होगा, ताकि वो पिशाचनी दोबारा किसी पर हमला न कर पाए। और उस कमरे से उस बच्चे की सरकटी हुई लाश को भी निकाल लो। अजीब बात है, इस तरह से उसका सर मरोड़ कर किसने तोड़ा है? देखो, इतनी ने बच्चा खोया हुआ है, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी अपने बच्चे के विछोह में। ये अभिनंदन जी थे, गांव के हलदर चाचा के गुरु, जिनके बारे में उन्होंने पहले कहा था। मगर
उस कमरे में उस बच्चे को इस तरह से किसने मारा? अचानक ही टुकाई के मुंह से निकल गया, बोबलू। टुकाई के पिता के आंखों से आंसू ढलाए। बेटा, कल शाम को मैंने तुझे बताया नहीं तो परेशान हो जाएगी, मगर उसे खोजने निकलने पर गांव के तालाब के पास उसकी क्षत विक्षत लाश मिली थी। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसे दूर खेतों में जमीन में दबा दिया। अब बोबलू कभी नहीं आएगा। टुकाई कुछ बोलना चाहकर भी बोल न सकी। इसके कुछ दिनों बाद टुकाई को उसकी मौसी के घर भेज दिया गया और 6 महीने बाद पिताजी का भी ट्रांसफर शहर में करवा लिया गया। अब उस गांव से पूरी तरह से उसका रिश्ता टूट गया। थोड़े बड़े होने के बाद एक बार पिताजी ने उसे बताया था, काफी तलाश के बाद एक तांत्रिक मिला था जिसने नदी में बहती हुई एक जली हुई लाश तंत्र क्रिया के लिए उठाई थी, मगर एक आत्मा ने उसे संपर्क किया और उसे अपनी दुख भरी कहानी बताई। उसने बताया कि किस तरह से उसके प्रेमी ने उसके साथ छल किया और फिर उसे दलाल के हाथों बेच दिया। जिस वक्त उसे बेचा गया उसके गर्भ में 2 महीने का बच्चा था। वो एक पतिव्रता स्त्री बनना चाहती थी, मगर उसे वेश्याओं के बाजार में बेचा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो उन गुंडों के हाथों से बच गई और भाग निकली, मगर भाग नहीं पाई। पकड़े जाने पर सजा के तौर पर उसके शरीर में मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी गई। उसकी अतृप्त आत्मा इंतकाम के लिए भटक रही थी। तांत्रिक ने अपनी तंत्र शक्ति से उसे शरीर वापस दिया और इसके बाद शुरू हुआ प्रतिशोध का खेल। उसने अपने सताने वाले हर एक व्यक्ति को मार दिया, मगर प्रॉब्लम शुरू हुई जब उसने अपने प्रेमी को मारा। उसके साथ साथ उसने मारा उसके 6 महीने के नवजात बच्चे को। और यहीं से जैसे उसकी प्रतिहिंसा की लालसा जाग उठी। चूंकि उसके गर्भ में उसका बच्चा मर गया था, अपने बच्चे को ना प्राप्त कर सकने की वजह से अब वो दुनिया के हर एक बच्चे से चिढ़ने लगी थी, इसलिए बच्चों को मार रही थी। बाद में यह भी सुनने आया कि काफी तंत्र मंत्र यज्ञ इत्यादि करके अभिनंदन जी ने उस आत्मा को मुक्ति प्रदान कर दी थी। अब टुकाई 28 साल की महिला हो चुकी है। एक अच्छी कंपनी में सीईओ की नौकरी करती है। पति भी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। इस शहर के एक पॉश इलाके में उनका बड़ा सा फ्लैट है, मगर बचपन की उस विभीषिका से टुकाई अब भी बाहर नहीं आ पाई है। अब भी रातों को उसे वही हाथ सपने में दिखता है। रात को अकेले वॉशरूम तक जाने में उसे डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे वॉशरूम के वेंटिलेटर से वही हाथ उस पास तक चला आएगा। दोनों की जिंदगी की डोर है बोबलू। वो बोबलू नहीं, अपने उस प्यारे से बेटे का नाम भी उसने अपने उस रक्षक के नाम पर ही रखा था, बोबलू। बेहद ही प्यारा, सुंदर, खूबसूरत सा बच्चा। दिन भर चूंकि दोनों जॉब में होते थे, इसलिए आया के हाथों में ही वो रहता था। शाम को जब टुकाई ऑफिस से वापस आती तो कभी कभी वो आस पड़ोस के फ्लैट में खेलने गया हुआ मिलता और अक्सर उसे घर लाने के बहाने अड़ोसी पड़ोसियों से टुकाई की भी मुलाकात और बातचीत हो जाती। आज भी जब वो लौटी तो पता चला कि बोबलू पड़ोस में खेल रहा है। वो चली गई।
मिस्टर और मिसेस शर्मा से मिले हुए उसे काफी दिन हो गया था। बैठकर बातचीत होने लगी। मिसेस शर्मा की एक बेटी थी जो बोबलू से 1-2 साल ही बड़ी होगी। वो पास ही के कमरे में खेल रहे थे। तभी अचानक जैसे बिल्ली के रोने की आवाज आई। टुकाई चौंक पड़ी। आप लोगों ने बिल्ली पाली है? उसने मिसेस शर्मा से पूछा। मिसेस शर्मा हंस पड़ी। अरे बिल्ली नहीं, तुम्हें बताऊंगी तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। अभी हम पिछले दिनों गांव गए थे ना, तो वहां पर एक गरीब लड़की मिली। बेचारी के माता पिता का देहांत हो गया था। पति तो शराबी पहले ही मर चुका था। बेचारी का एक छोटा सा बच्चा है। रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब तुम तो जानती हो शहर में आजकल ईमानदार नौकर मिलते कहाँ हैं। उसने इनसे काम मांगा। हम उसे अपने साथ ले आए। अब वो यहीं रहेगी और काम करेगी। बहुत अच्छी है काम में भाई, ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं। उसका एक बच्चा है। अजीब बात यह है कि जब भी खेलते खेलते बहुत ज्यादा खुश होता है, गुस्साता है ना, तो बिल्ली की आवाज करने लगता है। सुनकर टुकाई का जैसे सर घूमने लगा। अगले ही पल वो वहां से उठी और जल्दी से बोबलू को अपनी गोद में लेकर बिना कुछ कहे अपने फ्लैट की तरफ दौड़ पड़ी। उसकी आंखों के सामने एक विभीषिका अतीत से उठकर फिर से सामने आ गया था। नहीं नहीं, मगर अभिनंदन जी ने तो कहा था उसने उस आत्मा को मुक्त कर दिया था। तो फिर इतने साल बाद अचानक ही उसे बोबलू के साथ साथ बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे फ्लैट के छोटे बच्चों की भी चिंता होने लगी। नहीं नहीं नहीं, फिर से नहीं। इतने सालों बाद श्रावणी दीदी फिर से वापस आ गई है। फिर से वही मौत का खेल खेलने। नहीं नहीं, उसे किसी भी तरह से इसे रोकना होगा। उसे सबको बताना होगा। मगर क्या लोग उसकी बात मानेंगे? लोगों के दिमाग पे तो विज्ञान का ताला पड़ा है। उसकी बातों को अंधविश्वास कहकर उड़ाने दे। मगर जो कुछ उसने देखा है, उसके पिता के दिमाग पर भी तो विज्ञान का ताला पड़ा था। उसे ये सब बातें सबको बतानी ही होगी, विश्वास दिलाना ही होगा, कुछ करना ही होगा। मगर उससे पहले बोबलू की रक्षा करनी होगी। वो ताबीज अभिनंदन जी के कहने पर ही उसने वो ताबीज उतार कर रखा था। हाँ, वो ताबीज रक्षा कर सकता है बोबलू की। पुराने सामानों में वो ताबीज ढूंढने लगी, मगर कहीं भी वो ताबीज नहीं मिला। वो उसे लेकर आई है या अपने माँ के यहाँ ही छोड़ आई है। उफ, क्या करे वो, कैसे करे वो? तभी अचानक बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी। सामान खोजते हुए बार बार कुत्ते का भौंकना सुनकर वो इरिटेट होने लगी। एक बार चिढ़कर बालकनी की तरफ गई। उसका घर 2nd फ्लोर पर था। बालकनी से बाहर का फ्लोर देखते ही उसे ग्राउंड फ्लोर पर एक सफेद कुत्ता बैठा दिखा, जो बिल्कुल उसके फ्लैट की तरफ ही देखकर भौंक रहा था। अगले ही पल जैसे ही श्रावणी को उसने देखा, भौंकना बंद कर दुम हिलाने लगा। वो चौंक पड़ी। बिल्डिंग में पामेरियन कुत्ता तो किसी के पास नहीं है। किसी ने नया पाला क्या? मिसेस बोस के पास डॉबरमैन है और कर्नल साहब के पास नहीं, इस किस्म का कुत्ता तो उनकी बिल्डिंग में नहीं है। फिर ये अंदर कैसे आ गया? वॉचमैन ने इसे आने कैसे दिया? और सबसे आश्चर्यजनक बात, उसके फ्लैट की तरफ देखकर क्यों भौंक रहा था और अब दुम हिला रहा है? यही सोचते सोचते अचानक श्रावणी को एक झटका सा लगा। ये कुत्ता तो वो अच्छे से पहचानती है। हाँ, वो पहचानती है इस कुत्ते को। बोबलू। मन में यह बात आते ही श्रावणी का डर जैसे धीरे धीरे दूर होने लगा।
उसका उसका रक्षक आ गया है। नहीं, अब किसी ताबीज की जरूरत नहीं। अब उसके पोबलू को लेकर उसे कोई चिंता नहीं है। आने दो श्रावणी दीदी को मौत की वादियों से वापस। यहां वो अब दोबारा मौत का खेल नहीं खेल पाएगी, क्योंकि उसका रक्षक उसके पास आ गया है। अभी वो बातें सोच ही रही थी कि अगले ही पल उसने देखा वो कुत्ता धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा था। हाँ, मेरा पोबलू मेरी रक्षा करने वापस आ गया है। अब मुझे किसी से डर नहीं। सच ही है, इंसान से ज्यादा वफादार तो जानवर होते हैं। एक बार किसी से दोस्ती कर ले तो जिंदा रहते क्या, मौत के पार से भी उसकी रक्षा करते हैं। और कुत्तों की तो बात ही अलग है। सबसे वफादार दुनिया में जानवर अगर कोई है तो कुत्ता ही है।